हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो हमारा यूजीसी नेट प्रिपेयर वन सभी यूनिट्स के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उनके बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है, ईयर वाइज और शिफ्ट वाइज, उसकी प्लेलिस्ट है पूरी, आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चा चैनल पर नया है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है 7th ला कर रहे हैं पेपर 1 का, जिसमें हमने सभी 10 की 10 यूनिट्स को कवर किया है। तो चलिए हम करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा किस से द्वारा विकसित की गई है। तो शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा जो है किससे विकसित की गई है। तो सिगमंड फ्राइड, कुर्ट लेविन, या लेव वाइगोत्स्की, या एल्ब्रेक्ट बांड्रा। तो जो कक्षा संप्रेषण है से संबंधित जो था समीपस्थ विकास, इसकी अवधारणा जो है मनोवैज्ञानिक लेव वायोस्की से विकसित की गई है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है उसमें हमें मतलब वो होता है कि उसका तात्पर्य किससे है, बच्चों से है। यानी बच्चों के द्वारा जो संतृप्त रूप से किया जाने वाला है, सहायता के साथ किया जाने वाला कार्य। यानी जो एक तो बच्चा फ्रीली अपना कोई काम करता है और एक बच्चा किसी की हेल्प के साथ काम करता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को जो है समीपस्थ विकास, जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट प्रोसिकल डेवलपमेंट बोला गया है, ये उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किस में है। शिक्षा की विशिष्ट विधि में, अवधारणा प्रतिचित्रण में, या समीक्ष समकक्षीय अनुदेशन में, या क्विज में। तो विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व जो है शिक्षण की विशिष्ट विधि में होता है। नेक्स्ट है, बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया। तो सिगमंड फ्राइड ने, होवार्ड गार्डनर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या जीन प्याजे ने। तो बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, होवार्ड गार्डनर ने किया था। गार्डनर ने क्या कहा था कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी है, न होकर बहु प्रकारीय होता है। यानी कि वो एक टाइप की न होकर बहुत प्रकार की होती है। उसने कुल जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, और सातों बुद्धि जो परस्पर एक दूसरे से संतर्त होती हैं, और इनका कार्य करने का ढंग भी जो है अलग अलग होता है सातों का। यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है और उछलता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होता है। तो सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, या शारीरिक। तो यदि बालक चीखता चिल्लाता और उछलता है, तो बच्चों उसका व्यक्त जो है संवेदात्मक विकास जो है प्रभावित होता है, विकसित होता है। नेक्स्ट है, उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जो जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। तो गैर अनुकूलित उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक, गैर अनुकूलित अनुक्रिया, या अनुकूलित अनुक्रिया। तो उसको किससे जाना जाता है, तो उसको गैर अनुकूलित उद्दीपक के उसमें जाना जाता है। नेक्स्ट है, समरण, समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी समरण याद करना, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण किस अध्ययन के तहत आती है। तो संज्ञानात्मक विकास के तहत, शिक्षा शास्त्र के तहत, ज्ञान मीमांस के तहत, या संबंध के सिद्धांत। तो ये आती है संज्ञानात्मक विकास के तहत। और इस सभी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है वो एक बुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, और अपने
संज्ञान विकास की मानसिक कल्पना, भाषा, चिंतन, समृद्धि आदि को इसको डेवलप करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती? तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बतानी है जो कि अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊंचाई, रक्त समूह, आयु या रूप रंग। तो क्या क्या जो है आपके उसको नहीं प्रभावित कर सकता अधिगम को? तो अधिगम करने के लिए आपको ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या नीची कम हाइट वाले नहीं कर सकते? रक्त समूह आपका कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। रूप रंग आपका कैसा हो, आयु थोड़ा डिपेंड करती है कि आप मान लीजिए आप अभी एमए में हैं या आप लोग एमए कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो एक आपका एज फैक्टर थोड़ा सा मैटर कर सकता है उस मामले में। आपको अधिगम प्राप्त करने में यानी कि सीखने में एज के साथ, जैसे यंग एज में आप जल्दी, आपका आईक्यू अच्छा होता है, आप जल्दी कैच करते हैं, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, समझ शक्ति अच्छी होती है। फिर कुछ जिम्मेवारियां कुछ समय उपरांत जब आप प्रौढ़ अवस्था की तरफ जाएंगे तो आपकी समझ शक्तियों में इफेक्ट आ जाता है। तो ये तीनों जो है हमारे राइट हो जाएंगे, बी, सी और ई, बी आंसर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सकारात्मक व्यवहार, व्यक्तिगत विकास, उपसंख्यानात्मक अभिलेख या पोर्टफोलियो। तो किसी भी क्षेत्र में जब विद्यार्थी के जो कार्य हैं उनको संकलन किया जाता है यानी उनकी वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित की जाती है तो उसे पोर्टफोलियो प्रतादान कहा जाता है। और जो नॉर्वेस्ट एवोल्यूशन एसोसिएशन है, इसने 1991 में एक पोर्टफोलियो को छात्र कार्यों के उद्देश्य संग्रह में परिभाषित भी किया था। नेक्स्ट है, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसे पुराने नंबर पर फोन करते हैं, तो यह उदाहरण है अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। यानी आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर चेंज हो गया और आप फिर भी उसको जो है पुराने नंबर पर कॉल करते हैं, तो वो कौन सा अधिगम होगा? तो वो होगा बच्चों अधिगम का नकारात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है, इसको रीड आउट करते हैं। टेलीविजन एक सांस्कृतिक वस्तु है। यह आर्थिक रूप से निर्धारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर कार्य करता है। लेकिन जब हम इसके बारे में ऐसा कहते हैं तो कथन पर्याप्त के साथ साथ अत्यंत अपर्याप्त भी हो जाता है। एक वित्तीय अर्थव्यवस्था होती है जिसके भीतर धन परिचालित होता है, और एक सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था होती है जिसके भीतर अर्थ और आनंद प्रचलित होता है, और इन दोनों के मध्य का संबंध उसका निश्चयात्मक नहीं होता, जिसका कुछ सिद्धांतकारों ने परिभाषित प्रभावित किया है। वित्तीय अर्थव्यवस्था में टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों का एक प्रतीक है, न कि विषय वस्तु का। कोई कार्यक्रम एक उत्पादिक वस्तु है जो बाद में वितरकों के बीच को बेची जाती है। वितरण की प्रक्रिया के दौरान इसकी भूमिका परिवर्तित हो जाती है और यह एक वस्तु के से एक उत्पादक में बदल जाती है, और उसके द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है वह होता है दर्शक, जिसे बाद में उत्पादक की तरह विज्ञापनकर्ताओं को बेचा जाता है। इस वित्तीय अर्थव्यवस्था के फलितार्थ अत्यंत रोचक हैं। अतः यह वित्तीय अर्थव्यवस्था के में कार्यक्रम में के भूमिका परिवर्तन वस्तु से उत्पादक बनता है कि प्रक्रिया से अब दर्शकों को गुजरना पड़ता है, जिन्हें एक उत्पादक के रूप में विज्ञापनकर्ताओं को बेच दिया जाता है। किंतु सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में दर्शक उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को खारिज कर देता है और स्वयं एक उत्पादन बन बैठता है। अर्थ और प्रसन्नता का पाक, और एक क्षण में वह दर्शक की भूमिका को त्याग कर टेलीविजन देखने की प्रक्रिया के भिन्न भौतिकरण बन जाता है। हालांकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एक रूपक उत्पादक स्वरूप का है, इसमें हमें सांस्कृतिक और वित्तीय अर्थव्यवस्था के बीच अनेकों और अनरों और अनदेखा नहीं करना चाहिए। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में अर्थ और आनंद उसी तरह प्रचलित होता है। आप एक काम करें कि जो क्वेश्चंस हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उनको नोट डाउन करें, और फिर जो है
अपने गद्यांश को पढ़े और उसके आंसर करें, क्योंकि स्लाइड में तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। बाकी आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपको साथ साथ गद्यांश टाइप मिलता है क्वेश्चन के साथ साथ, जो भी आप क्वेश्चन रीड आउट करोगे उसके साथ मिलता है। पहले ये होता था कि स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ती थी आपको, लेकिन अब 4-5 बार से जो है आपके साथ में प्रिंट होके आता है। इसीलिए थोड़ा ऑफलाइन एग्जाम जो है बेटर होता है ऑनलाइन एग्जाम से। वित्तीय अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के रूप में टेलीविजन के क्या फलितार्थ हैं? तो आध्यात्मिक लाभ कमाना, या वितरण चैनलों को महत्व, या विज्ञापनकर्ताओं के लिए दर्शक, या दर्शक का सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिकरण। तो अभी हमने पढ़ा था कि वित्तीय अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के रूप में टेलीविजन क्या करता है? विज्ञापनकर्ताओं के लिए दर्शक। जब हम टेलीविजन को एक उत्पादक मानते हैं तो यह क्या करता है? यह निश्चित सांस्कृतिक तंत्र में प्रचलित होता है, या चक्रीय व्यावसायिक तंत्र में प्रचलित होता है, दर्शक शक्ति तंत्र में प्रचलित होता है, या वितरणात्मक आनंद तंत्र में प्रचलित होता है। तो जब हम टेलीविजन को एक उत्पादक मानते हैं तो जब ये क्या करता है? यह एक चक्रीय व्यावसायिक तंत्र में प्रचलित हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में टेलीविजन देखना दर्शक को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किसी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में टेलीविजन देखना दर्शक नई भूमिका में आ जाता है, वे एक नवीन वस्तु बन जाते हैं, या एक वित्तीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें दर्शक एक नई भूमिका में आ जाता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में टेलीविजन दर्शकों के बारे में विशिष्ट बात क्या है? वे अर्थों के निबार्द उत्पाद होते हैं, वे वित्तीय अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म विशेषताओं को नहीं समझ पाते, या वे विषय वस्तु उपयोग के लिए भुगतान नहीं कर सकते, वे सामर्थ्य के बिना भी जितना चाहे उतना उपभोग कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो व्यर्थों के बाधक उत्पादक होते हैं, और वे सामर्थ्य के बिना जितना चाहे उतना उपभोग कर सकते हैं। दोनों बातें सेम ही हैं, तो आप ए और डी किसी को भी आंसर लगा सकते हैं, दोनों राइट माने जाएंगे। नेक्स्ट है, वितरण के दौरान टेलीविजन बन जाता है। तो वितरण के दौरान टेलीविजन क्या बन जाता है? सांस्कृतिक वस्तु, नई वस्तु का उत्पादक, विषय वस्तु का पर्यवेक्षक, या सैद्धांतिक स्रोत। तो वितरण के दौरान जो है वो एक नई वस्तु का उत्पादक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में बी एल एस के को 11131122 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में WHIT को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो ये देखते हैं क्वेश्चन। तो इसको करते हैं BLACK यानी ब्लैक, BLACK, ब्लैक को क्या लिखा गया है? इसको डायरेक्ट तो लिखा गया है 1131 1122, लेकिन बी किस पे आता है? 2 पे, एल किस पे आता है? 11 पे, ए किस पे आता है? 1 पे, सी किस पे आता है? 3 पे, और के इस पे आता है 11 पे। तो इसको कैसे लिखा गया है? इसको ठीक करके लिखेंगे तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? 11 पे क्या आएगा? के, 3 पे क्या आएगा? सी, 1 पे क्या आएगा? ए, 12 पे क्या आएगा? एल, और 2 पे क्या आएगा? बी। तो इसने इसको ऐसे लिखा है। तो ऐसे ही हम किसको लिखेंगे? वॉच को, वाइट को, WHITE, तो वाइट। एक बार मैं लिख देता हूँ, WHITE, वाइट को। तो डब्लू किस पे जाता है? 23, यहाँ से लाइन लगा देते हैं। 23, H8 होता है, I5 I9 होता है, T20 होता है, और E5 होता है। तो 23, 8, 9, 20 और 5, यही हो गया। लेकिन हम इसकी तरह लिखेंगे, अब इसको के सबसे पहले लिखा है इसने लास्ट वाला, तो ई सबसे पहले आएगा 5, फिर इसने लिखा है
के बाद लिखा सी लास्ट सेकंड, तो फिर हम लिखेंगे T20 पे। तो ये गलत हो जाएगा, ये 3 बच गए T20 पे। फिर हम लिखते हैं इसमें से, इसने लिखा है ए, फिर हमारा आएगा आई 9, तो 9 आते ही ये आउट हो गया, ये 2 बच गए। 8, फिर आता 8, 8 भी ठीक है, 8 दोनों में है। फिर आएगा 2 3, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, 32 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए को सी के रूप में, बी को डी के रूप में, ए को सी के रूप में, बी को डी के रूप में, और इस ई को इसी प्रकार आगे अक्षरों में कूटबद्ध किया जाए, तो कॉन्फिडेंशियल को कूटबद्ध कीजिए। तो कॉन्फिडेंशियल को लिखना अपने को, कॉन्फिडेंटल को। तो कॉन्फिडेंटल में सबसे पहले सी है, सी के बाद क्या आएगा, ए को बी में लिखना, यानी नेक्स्ट आता है ए को सी के रूप में, यानी एक छोड़कर, तो सी डी ई आएगा, ई ओ, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद ओ पी क्यू आएगा, फिर दे रखा एन, एन एम एन ओ पी, एफ जी एच आएगा, आई जे के आएगा, डी ई एफ आएगा, तो ई क्यू पी, ये आर वाला काटो, डी वाला काटो, ई क्यू पी, एच के, एफ एफ, जी जी, ये पी और के में से देखना अब अपने को। तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद पी आएगा, तो इसको जी को काट दो, ये डी आंसर राइट हो जाएगा, पी आ जाएगा। यानी कि एक छोड़ के नेक्स्ट लिखना है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोफेसर को, किसको, प्रोफेसर को क्या लिखते हैं, आर टी क्यू एच जी यू यू क्यू टी, यानी पी के बाद है पी क्यू आर, एक प्लस कर रखा है इसने, +1 की सीरीज चली है। आर के बाद क्या है, आर एस टी, एस छोड़िए फिर टी, यानी आप +1 भी कह सकते हो, +2 भी कह सकते हो कि 2 सेकंड। तो ओ के बाद ओ पी क्यू +2, यानी तो साइंटिस्ट को कैसे लिखेंगे हम, एस के बाद 2 प्लस क्या हो जाएगा, एस टी यू, तो टी को तो काटो पहले, सी डी ई ई, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, स्पेस बच जाएगा अपने पास। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन छोटी है अपनी, यहाँ से लिखते हैं। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद यू, प्लस करेंगे, एस टी यू, सी डी ई, आई जे के, ई एफ जी, एन ओ पी। तो एक बार यहाँ तक देखते हैं कौन कौन सा कटता है, तो ई यू के जी पी, के जे पी नहीं है, जे पी इन दोनों में है। फिर क्या आएगा, टी, टी यू वी, ये कॉन्टिन्यूस ही लिख रहा हूँ मैं इस तरफ से, यू टी के बाद यू वी आएगा, आई जे के आएगा, तो ये कट गया, तो आंसर डी हमारा राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूटबद्ध भाषा में अना इलो गांव का अर्थ है मानव अच्छे हैं, गांव नाडो डा का अर्थ है अच्छा और बुरा, तो डी इलो डा का अर्थ है वे बुरे हैं। तो इस कूट भाषा में और एवं वे के लिए कौन से शब्द हैं, और वे के लिए। तो एक बात देखो, इसमें मानव अच्छे हैं, और वे का कोई यूज नहीं हुआ, तो इन इलागाओं को छोड़ दो, इन इलागाओं को छोड़ दो। इसमें क्या, अच्छा और बुरा, तो गाँव ऊपरले में, तो गाँव तो होगा नहीं, नाडा है और डा है, तो बुरा भी आया है दोनों में, तो डा दोनों में आया है, तो बुरा भी दोनों में आया है, अच्छा और इस इसमें है, तो डा का तो हो गया बुरा, तो डा भी छोड़ो, डा छोड़ो, डा छोड़ो, ये 2 बच गए, इलो, इलो ऊपर वाले में है, इलो नीच वाले में भी है, ना नाडो है,
तो नाडो इसमें भी है, और इसमें क्या है, एक सेकंड, इसमें है डा। अच्छा और वे बताना अपने को। तो अच्छा और वे क्या हो जाएगा, एंड दे। तो इसको हम करते हैं, तो गाओ नाडो, नाडो और डिल। तो नाडो और डी आ जाएगा, नाडो और डी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में टूर को 4 1 5 6 के रूप में लिखा गया है, स्क्रू को 7 3 6 9 8 के रूप में लिखा गया है, टीयर को 4 9 2 6 के रूप में लिखा गया है। तो स्वेटर को किस रूप में लिखा जाएगा? इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इनको इसके नीचे एडजस्ट करके, या फिर आप क्या करो, इसमें से जो अक्षर, जो वर्ड दिए गए हैं और वर्ड के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं आप उनको लिखो। तो एस है, तो एस को क्या लिखा गया है, इसको इसमें 7, स्क्रू से एस ले लो, एस को 7। डब्लू है, डब्लू कहाँ है, स्क्रू में 2, 8 लास्ट में, यहाँ ना डब्लू और एस। फिर है ई, ई बी सी में है लास्ट सेकंड, तो 9। फिर है ए, ए कहाँ है, ए लिया गया टीयर से, टीयर का थर्ड लास्ट सेकंड, तो 2। फिर है टी, टी टूअर से 4, टी टीयर में भी 4 ही है। फिर है ई, ई लास्ट सेकंड है, तो ई फिर से 9 आ जाएगा। ई भी यहाँ पे भी 9 है ना, लास्ट थर्ड। फिर है आर, आर को लास्ट 6। तो 7 8 9 2 4 9 6, 7 8 9 2 4 9 6। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को ए और सी को एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या और बुधवार को डी और ई के साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल की संख्या में अंतर कितना है? तो ए और सी के एक साथ मिलकर मोबाइल बेचे गए हैं। ये क्वेश्चन अपना बच्चों डीआई से, और इसमें बाई मिस्टेक जो है टाइप करते हुए आपका चार्ट, पाई चार्ट बनाना भूल गए हैं। तो ये चार्ट के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, आपको अलग से डलवा दिया जाएगा चार्ट बनाकर। अभी ऐसे बताऊंगा तो चलो वैसे बता देता हूँ। इसमें क्या था कि चार्ट में मोबाइल बेचे गए हैं डे बाय डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को, और बेचने वाले कौन है, ए बी सी डी ई, 5 जने हैं। तो ये अलग अलग उसमें मोबाइल बेचते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ए और सी को एक साथ मिलकर बेचेंगे मोबाइल सोमवार को। तो सोमवार को ए और सी जो मोबाइल बेचते हैं, कितने बेचते हैं, ए बेचता है 80 मोबाइल और सी बेचता है 160 मोबाइल। तो दोनों ने कितने बेचे, 240। और फिर इसी तरह बुधवार को डी और ई बेचते हैं। तो बुधवार को जो डी बेचता है वो 24 मोबाइल बेचता है और ई बेचता है 116 मोबाइल। तो दोनों बेचते हैं 140 मोबाइल। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 240 में से 140 घटा दो, 100 आ गया। ये बाई मिस्टेक आपका चार्ट बनाना भूल गए, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी आपको, फिर से अगर चाहें तो आपको चार्ट डाल देंगे। तो मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलकर बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या गुरुवार और रविवार को एक साथ मिलकर सी द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या में तुल कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम बी का देखते हैं, मंगलवार और शनिवार को। तो बी जो बेचता है, मंगलवार को बेचता है 184 और शनिवार को बेचता है 169। तो ये बेचता है 380 मोबाइल। और जो सी बेचता है रविवार, गुरुवार और रविवार को, तो गुरुवार को 26 और रविवार को बेचता है 94 मोबाइल। तो ये बेचता है 120 मोबाइल। अब इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो इनका डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है अपने को। तो 380 माइनस 120 कर दो, इंटू 120 इंटू 100। तो ये आ जाएगा अपने पास 260 इंटू 5/6।
तो इससे इसको करेंगे तो 1300 इज इक्वल टू 216.67%। तो 216.7% अधिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, बुधवार को ए और डी द्वारा एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या और रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या में कितना प्रतिशत का अंतर है। तो ए और डी जो बुधवार को मिलकर फ़ोन बेचते हैं, ए बेचता है बुधवार को 96 और बी बेचता है 24, तो बेचते हैं 120 मोबाइल। और संख्या रविवार सिर्फ ई पूछ रहा, सिर्फ रविवार को, तो ये बेचता है रविवार को ई सिर्फ 30 मोबाइल। तो इसका परसेंट पूछ रखा है, तो 120/30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40% आ गया, 40%। नेक्स्ट है, बुधवार को बी, रविवार को ई और सोमवार को डी द्वारा की गई मोबाइल बिक्री का औसत कितना है। तो बुधवार को बी बेचता है 54, ई बेचता है रविवार को 30 और डी बेचता है सोमवार को 120। तो इनका औसत निकालना, तो औसत क्या करेंगे, इनको तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाए 204 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे इसको कट करो तो 68 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवार को ए द्वारा दो प्रकार के मोबाइल फ़ोन, विंडोज़ मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन को 3:4 में बेचा गया। तो गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए विंडोज़ फ़ोन की संख्या क्या होगी। तो ये कब कब बेचता है, गुरुवार को ए द्वारा मोबाइल फ़ोन, विंडोज़ मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड अलग अलग बेचे जाते हैं, 3:4 की उसमें बेचे जाते हैं। तो ये ए कितने मोबाइल बेचता है, गुरुवार को 56 मोबाइल बेचता है, टोटल 56 बेचता है वो, और 3:4 की रेशो में बेचता है। एंड्रॉयड, विंडोज़ मोबाइल तो 3 है और एंड्रॉयड 4 है। तो इसमें किसने पूछा विंडोज़ मोबाइल का, तो 3 के निकालना है हमको, 3 को लेकर, तो 3 + 4 इंटू 56। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 56/7। तो 7 × 7, 7 8 × 8 3 × 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है। तो किसका अंश है, दार्शनिक शोध का, भाषा का, मानववाद सिद्धांत, या गणितज्ञ शोध, या नरजातीय शोध। करते हैं बच्चों, प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। तो दार्शनिक शोध, भाषा का, मनोवादी सिद्धांत, गणितज्ञ शोध, या नरजातीय शोध। तो प्रतिभागी परीक्षण जो है वो नरजातीय शोध का अंश होता है। प्रतिभागी परीक्षण क्या बच्चों, जिस परीक्षण में जो है व्यक्ति अपने क्रियाकलापों से स्वयं आठ बताता है और साथ ही उनके व्यवहार परीक्षण भी करता है। इस ढंग के परीक्षण को जो है हम प्रतिभागी परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है कहा जाता है। ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, या कोहॉर्ट। तो ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है उसे डबल ब्लाइंड कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर आप देखें तो डबल ब्लाइंड शोध क्या होता है, वह होता है अध्ययन जिसमें न तो आपको ये पता है कि जिसमें न तो प्रतिभागियों को और न ही प्रयोगकर्ताओं को पता होता है कि कौन एक विशेष उपचार प्राप्त कर रहा है। यह प्रक्रिया क्या होती है, जो अनुसंधान के परिणाम होते हैं उनको पूर्वाग्रह में ही रोकने का उपाय की जाती है, इसलिए इसको डबल ब्लाइंड बोलते हैं। और आपको एक बता दें कि जो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो प्लेसिबो ऐसा होता है कि जैसे आप कह सके बैम की दवाई, तो उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड प्लेसिबो यूज किया जाता है, जिसमें कि आपको पता नहीं होता उसमें चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, लेकिन आप उस उपचार से प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शोध में विश्वसनीयता
मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है आवरप्रकृत्य और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति, या गति और आवर्तीपरकता। तो शोध में जो है विश्वसनीयता क्या है, ये क्या प्रदान करती है, ये करती है आवरप्रकृत्ता और परिशुद्धता। नेक्स्ट है, वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है क्या कहलाती है। तो संदर्भ अवधि, आयु, अनुदैर्ध्य या विगत काल। तो वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है वो कहलाती है एक संदर्भ अवधि। नेक्स्ट है, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित या गोपनीय, सुरक्षा से संबंधित या भविष्य सूचक। तो इसके क्या क्या है इसमें। तो इसमें है अनुभववाद है, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित भी होनी चाहिए, गोपनीयता तो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, और भविष्य सूचक होनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट जरूर होने चाहिए। वैधता भी होनी चाहिए उसकी, पुनरावृत्ति, तर्कसंगतता, ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे प्रोत्साहित आएगा, प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो निर्जातीय शोध में, ऐतिहासिक शोध में, व्यवसायत्मक शोध में, या प्रयोगात्मक शोध में। तो जो निर्जातीय अध्ययन होता है उसमें एक प्रकार से गुणवत्ता शोध होता है, और इसके अंतर्गत जो आप अलग अलग समूहों को, संस्कृति को, उसके विस्तार की अध्ययन कर सकते हैं। फिर है एक मेटा विश्लेषण आपकी करने की अनुमति देगा। तो जो एक मेटा विश्लेषण आपकी क्या करने के लिए आपको अनुमति देता है, एक अध्ययन की विश्वसनीयता का विश्लेषण, एक व्यवहार के पूर्ववर्त का विश्लेषण, विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का विश्लेषण, या विभिन्न अध्ययनों की पुनरावृत्ति। तो ये देता है आपको विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का। तो अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का ऐतिहासिक अध्ययन होता है, सर्वेक्षण अध्ययन होता है, या विकासात्मक अध्ययन होता है, या दार्शनिक। तो अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है एक शोध डिजाइन है जिसके अंतर्गत जो है अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण या पैनल अध्ययन भी होता है। तो इसको हम एक विकासात्मक अध्ययन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेक्षण की प्रक्रिया में, संप्रेक्षण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने को प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सार्वभौमिक प्रतिरूप, या समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, एकल व्यवहार प्रतिरूप, या फिर बहु व्यवहार प्रतिरूप। तो इसमें क्या कहलाता है बच्चों, तो इसमें कहलाता है हमारा सव्यवहारात्मक प्रतिरूप। सव्यवहारात्मक प्रतिरूप क्या, जब प्रदाता और अदाता संदेश को भेजने और प्राप्त करने में एक दूसरे की भूमिका को अदल बदल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संप्रेक्षण से संबंधित सही प्रक्रिया का चुनाव कीजिए। तो सूचना जोखिम प्रोत्साहन व्यवहार प्रतिबंध, या प्रोत्साहन सूचना व्यवहार परिवर्तन, या जोखिम, या जोखिम सूचना प्रोत्साहन व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन सूचना प्रोत्साहन और जोखिम। तो सही क्या होता है, तो उसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले प्रदर्शन, फिर सूचना, फिर प्रोत्साहन, फिर व्यवहार परिवर्तन। तो सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय और आमने सामने संचार को नैदानिक, प्रदर्शक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, या स्थानिक एकीकरण। तो इसको हम आमने सामने या एक दूसरे के स्थानीय, उसको क्या कहते हैं, सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट है, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। तो प्रौद्योगिकी का उपाय में, विस्तारित संप्रेक्षण में, या शब्दार्थ शोर में, या प्रतिभागी वातावरण में। तो कक्षा में जो है शब्दार्थ शोर की विधानता के कारण जो है प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कक्षा में जो शिक्षण है उसके दौरान शिक्षक आपको ऐसे व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं कि जिनके शब्दों का
उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो बहुत तेज हो जाती है और सही ढंग से आप सुन नहीं पाते, तो उसके कारण आपको जो समझने में देर हो जाती है। नेक्स्ट है, संचार की भाषा का गठन है। तो संचार की भाषा का गठन क्या है? यथार्थिक संसार है, सामाजिक संसार, देवीय संसार या अनिश्चित संसार। तो सामाजिक संसार से संचार की भाषा का गठन हुआ है। फिर है, कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है। तो कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष, क्रांतिक, अंतर्हीनता या स्पष्ट। तो कक्षा के अंतर्गत जो है अंतर्हीनत संप्रेषण गुणार्थ होता है। फिर है, निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष दिया गया है? ऐसा ज्ञान जैसे कोई वस्तु नहीं होती, जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान में ज्ञान नहीं होता है। तो आत्मनिश्चय दोष, अविचारिक सामान्यीकरण या रेड हेरिंग या फिर फिलिस्तीन डंग। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आत्म सुरक्षा दोष। आत्म सुरक्षा दोष क्या होता है कि जब किसी भी तर्क का जो आधार है ना वो निष्कर्ष समर्थन करे, निरर्थक समर्थन करने की बजाय सच्चाई को मान लेता है। यानी कि जब भी किसी तर्क का आधार जो है वो निष्कर्ष जो निकलता है उसके समर्थन करने की बजाय उसकी सच्चाई को मान लेता है, तो उसमें जो है आत्म श्रेष्ठ दोष पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्ति के अंतर्हीन तर्क दोष की पहचान कीजिए। दूसरे ग्रहों पर भी बुद्धिमान जीव होने चाहिए। अभी तक कोई भी यह सिद्ध नहीं कर पाया है, कर सका है कि ऐसा नहीं है कि जो दूसरे ग्रहों पर भी जो है बुद्धिमान जीवन होना चाहिए। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो सिद्ध कर पाया कि ऐसा नहीं होता। तो प्रज्ञानामूलक युक्ति, असत्य विकल्प, फिल्सन युक्त ढलान या अविचारित सामान्यीकरण। तो ये होता है प्रज्ञानों की अनुकूलन युक्ति कि दूसरे ग्रहों पर भी बुद्धिमान जीव होने चाहिए और अभी तक ऐसा कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि ऐसा नहीं है। तो यह प्रज्ञानुकूलन युक्ति है। निम्नलिखित युक्ति के आकारिक तर्क दोष को चिन्हित कीजिए। कोई भी कारुणिक अभियंता मूर्ख नहीं है, कुछ हास्य अभिनेता मूर्ख नहीं है, इसलिए कुछ हास्य अभिनेता दुखांत अभिनेता नहीं है। यानी कि क्या बोला इसने कि कोई भी दुखांत अभिनेता मूर्ख नहीं है, कि जो दुखी है साथ चेहरा लेके फेस लेके अभिनेता है, एक्टर हैं, वो मूर्ख नहीं है। कुछ हास्य अभिनेता जो कुछ आपके हंसाने वाले अभिनेता एक्टर हैं वो मूर्ख नहीं है, इसलिए कुछ हास्य अभिनेता जो है वो दुखांत अभिनेता भी नहीं है। तो व्याकरणात्मक आधार दोष या अस्थि तर्क दोष या हेतु वाक्य निषेध दोष या फल वाक्य विधान दोष। तो इसमें हमारा हो जाएगा बच्चों व्यवहारात्मक आधार दोष। नेक्स्ट है, क्या माननीय सदन संसद सदस्य वास्तव में विश्वास करते हैं कि भारत के लोग इतने भोले भाले हैं कि वे किसी भी काम चलाऊ उपाय का समर्थन करेंगे? उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क दोष है? तो आत्मश्रय दोष, रेड हेरिंग दोष, अभिज्ञता का आग्रह या जटिल छल प्रश्न। तो ये हो जाएगा बच्चों जटिल छल प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स प्रश्न है जिसका हम नॉर्मली आंसर नहीं कर सकते। निम्नलिखित कथन में कौन सा अनारिक तर्क दोष है कि अमेरिका भारतीय विलुप्त हो रही है? अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है इसलिए वह व्यक्ति विलुप्त हो रहा है। तो रेड हेरिंग, अविचारित सामान्यीकरण, आत्मश्रय दोष या विग्रह दोष। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें विग्रह दोष आ जाएगा हमारा। यानी कि विग्रह दोष में क्या होता है बच्चों, एक अनौपचारिक भ्रांति होती है, एक अनौपचारिक जो वहम होता है वो होता है जो जब घटित होता है जब कोई यह पा लेता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और ये मेरे साथ भी होगा। किसी ने यह नहीं दिखलाया कि मंगल ग्रह प्रग्रहियों द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए मंगल वास्तव में प्रग्रहियों द्वारा निर्मित किया गया है। उपरोक्त कथन में कौन सा तर्क दोष है? यानी कि किसी ने यह नहीं बताया कि मंगल ग्रह प्रग्रहियों द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए मंगल ग्रह जो वास्तविक में प्रग्रहियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसमें जो है अनभिज्ञता का आग्रह तर्क दोष है। नेक्स्ट है, क्यूबिट पद का उल्लेख निम्नलिखित के संदर्भ में
किया जाता है? तो क्यूबिक पद का जो उल्लेख है वो क्लाउड सर्विसेज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में या वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ये बच्चा हमारा आईसीटी से क्वेश्चन है। तो इसमें आता है हमारा कि जो क्यूबिट होता है क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि कंप्यूटिंग क्षेत्र में यूज की जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम अपने पूर्ण नाम के साथ गलत रूप से मिलाया गया है? तो पीएनजी पोर्टेबल नेस्टिस्ट ग्राफिक, या जीपीआर जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, या सीएवी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, या एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो जो पीएनजी है इसका गलत मिलान किया गया है, गलत रूप से मिलाया गया है। पीएनजी पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है सीआईए का मतलब क्या है? तो सीआईए का मतलब क्या है? कैलकुलेशन अर्थमेटिक इन्वेक्शन, कैलकुलेशन एडिड एस्टिमेट, कंप्यूटर एडिटिंग इंजीनियरिंग, या क्रिटिकल एस्टिमेट फॉर एनर्जी। तो सीआईए का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हम इसका प्रयोग उत्पादकों के डिजाइन को सुधारने के लिए करते हैं। फिर है आयुष AYUSH में यू किससे संबंधित है? यू से क्या बनता है? तो आयुष का जो पूर्ण नाम है आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी होता है। तो यू से यूनानी बनता है। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है बच्चों? यूआरएल यूनिक रिसोर्स लोकेट, यूनिक रिमोट लॉगिन, या यूनिफॉर्म रिमोटिंग लैगिंग। यूआरएल जो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है कि जो आपकी कोई भी आईडी खोलो, आप कोई भी साइट खोलो तो उसका यूआरएल करके ऐसे डबल स्लैश करके फिर उसके बारे में लिखा होता है। तो ये होता है प्रोटोकॉल होता है एक, जिसमें डोमेन का नाम होता है और इसमें आप किसी भी वेब ब्राउजर को बताते हो तो उसको कैसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये इसके लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन है 1854 में एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन का माध्यम यह भाषा होनी चाहिए। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? फारसी, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? तो इसमें इंग्लिश के लिए जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन सा न्यूनतम संख्या में है? तो राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, या केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो कौन से विश्वविद्यालय की न्यूनतम संख्या बच्चों? तो वो है हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे कम है। कितनी है? 54 है। नेक्स्ट है भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 4, 5, 6, 8। तो भारत में यूजीसी के जो हैं कुल 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कहाँ कहाँ है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। फिर है निम्नलिखित में से खगोल विज्ञान का प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन से हैं? तो खगोल विज्ञान में भारतीय प्राचीन ग्रंथ है सांख्यिकीकरण, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, या ग्रह सूत्र। तो भारत के केवल हैं सिद्धांत शिरोमणि और सूरज सिद्धांत। नेक्स्ट है समाजशास्त्र विषय हेतु वर्ष 1961 में एक यूजीसी पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बी कुप्रवा स्वामी, MN श्रीनिवासन, DS कोठारी, या SR रंगानाथन। तो इसकी जो है समिति की अध्यक्षता की थी बच्चों MN श्रीनिवासन ने। ये 1961 में हुई थी समाजशास्त्र विषय के लिए। देश में कुल कितने विश्वविद्यालय यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? तो किए गए कुल 4 विश्वविद्यालय। तो ये थे बच्चों हमारा पेपर 1। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट
क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए आपकी 10 की 10 यूनिट्स के साथ। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।